गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब जो है आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा बारी आया थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। इंजीनियरिंग की फील्ड में मैथमेटिक्स जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं कहलाएगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल मोबाइल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो। मैथमेटिक्स आपका मस्ट है, बिना मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग नहीं हो सकता। तो आपको जो है मैथमेटिक्स पढ़ना है, और मैथमेटिक्स को ऐसे नहीं पढ़ना है कि जैसे एग्जाम लिखे, पास कर गए, उसके बाद हम जो है सब भूल गए, ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है ये उतना इजी नहीं है जितना इजी आप समझ रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आप कोई भी सीनियर से या कोई भी टीचर से जाके पूछ लेना कि सर थर्ड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा फेल बच्चा किसमें होता है, तो बोलेगा मैथ। या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन है, तो आपको बोलेगा मैथ। और सबसे ज्यादा फील किसका लगता है, तो बोलेगा मैथ। इसका रीजन क्या है कि इसमें जो है बहुत सारा जो है आपका बीटेक का जो है दिया हुआ है। थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स को हम लोग एक महीना में नहीं पढ़ सकते, 2 महीना में नहीं पढ़ सकते, या जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ठीक से नहीं पढ़ा है उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दिया गया है, ये आप कोई भी ब्रांच से है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ऑटोमोबाइल है, प्रोडक्शन है, फैशन है, जी कोई भी ब्रांच हो, सारा ब्रांच के लिए ये आपका सिलेबस है, एक्सेप्ट माइनिंग। माइनिंग का मैथमेटिक्स नहीं होता है, बाकी सभी का जो है आपका मैथमेटिक्स है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 पहला चैप्टर होता है इंटीग्रेशन का। सभी को पता है कि सर इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। दूसरा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा है न्यूमेरिकल मेथड्स, चौथा है आपका प्रोबेबिलिटी, पांचवा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, छठा है फोरियर सीरीज, और सातवां है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल 7 यूनिट है, लेकिन आपको पता नहीं है इंटीग्रेशन में ही आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें से अगर बात किया जाए तो ये दो जो है ना, ये बीटेक का ही थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। ये आपको जो है बीटेक का सिलेबस है ये दोनों, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज ये आपका डिफिकल्ट है। बीटेक जब आप करोगे तो थर्ड सेमेस्टर में पहला चैप्टर ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म का है, और एक है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स, ये भी बीटेक का है। ये जो है आपका बीटेक का है दोनों, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। न्यूमेरिकल मेथड्स आपका बीटेक का है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी है और फूरियर सीरीज भी है, ठीक है। एक है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका फ्यूचर में कभी यूज नहीं होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछता है कभी, ठीक है। बाकी हमारा है इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स, प्रोबेबिलिटी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज और लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में किसी को दिक्कत है तो बताओ, सिलेबस में किसी को दिक्कत, सिलेबस में किसी को दिक्कत नहीं है जी? चलो कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा, इतना बच्चा फिर भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 3 चीज आना चाहिए, ठीक है। क्या 3 चीज है वो आपको बताते हैं। आपको 3 चीज आना चाहिए। अगर कोई बच्चा सपोज इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग सपोज छोड़ दिया, या किसी का जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उसको मैथमेटिक्स आता है ना, तो वो ट्यूशन पढ़ा के भी कमा लेगा, इतना याद रखना। क्योंकि मैथमेटिक्स जिसको आता है वो कभी बेरोजगार रहेगा ही नहीं। और मैथमेटिक्स का इतना यूज है कि कोई भी फॉर्म आएगा तो उसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी रहता है। इसलिए मैथमेटिक्स को ना कि सेमेस्टर के लिए पढ़िए, इसको जो है अपने जीवन लाइफ के लिए भी पढ़ना है मैथमेटिक्स को, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस को पढ़ने के लिए या थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 3 चीज आना चाहिए, ठीक है। पहला आपको लिमिट आना चाहिए सेकेंड सेमेस्टर का, ये 3 चैप्टर आपको आना चाहिए। कम से कम एक आपका लिमिट आना चाहिए अच्छे से पूरा, ठीक है।
आपको लिमिट आना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा आना चाहिए अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आता है तो समझ जाइए कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का। और तीसरा आपका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो फिर भूल जाइए कि आपको जो है कुछ हो पाएगा आगे। ये तीन अगर नहीं आएगा तो आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर पढ़िए, इसका आगे यूज है। लेकिन बच्चा बोलता है कि सर चोरी तो चलवे करता है, काहे ले पढ़ेंगे। तो चोरी करके एग्जाम पास कर लोगे, चोरी करके कोई नौकरी थोड़ी देगा, रिजल्ट लेके क्या करोगे, झाल मुड़ी खाना उसमें। तो ऐसा कोई मत करना। ये तीन चीज आपको आना चाहिए, एक है आपका लिमिट, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और एक है आपका डिफरेंशिएशन। अगर आपको ये तीन चैप्टर आता है अच्छे से, अगर आप पढ़े तो मैथमेटिक्स आपको जो है बहुत ही आसान लगेगा और आपको जो है मजा आएगा। तो पहला चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन। पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन, सभी को ध्यान से देखना, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। और कोई बच्चा मैथमेटिक्स अगर हमसे नहीं सीख पाया तो बड़ा दुख की बात है, ठीक है। मेरे से अगर कोई मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा किसी को, तो हमको नहीं लगता कि कोई आपको समझा पाएगा। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का जो है उल्टा प्रोसेस। इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका जो डिफिनेशन है ये होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको बोलना है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बताना है कि डिफरेंशिएशन जो है आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है आपका एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या फाइंड करते थे जी, कोई बताओ। हम लोग इसमें फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें हम लोग फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। और एक होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन भी आपका एक प्रोसेस होता है। सभी को ध्यान से सुनना एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। और किसी को अगर सेमेस्टर पास करना है तो मेरा मानना है कि आप कोचिंग वगैरह ना करें, ठीक है। कोई भी बुक वगैरह लेने का नीड नहीं, खाली आपको सेमेस्टर पास करना है। तो आप 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रट्टा मार जाइए, 3-4 को चुटका बना लीजिए, पास कर जाइएगा। पढ़ने का नीड नहीं है, ठीक है। सेमेस्टर का अगर किसी को सेमेस्टर से मतलब है तो इंटीग्रेशन भी आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। वही जवान वाला मूवी वाला डायलॉग आ जाएगा कि इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन से बात कर, ठीक है। बिना डिफरेंशिएशन को पढ़े इंटीग्रेशन पढ़ नहीं पड़ेगा किसी का। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या है हमारा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव कहने का मतलब हुआ dy बाई dx। उसी तरह इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, जिसमें हम लोग एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। या एंटी डेरिवेटिव का एक दूसरा नाम होता है इंटीग्रल। आपको पता होगा जब हम लोग डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलेंगे तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अगर हम बोलेंगे कि सर डिफरेंशिएशन हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो एक मस्त वाला इमोजी बना देते हैं। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा होगा।
ठीक है, इस तरह से इमोजी बनेगा कि ड्राइंग हमको नहीं आता सही से, तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर उल्टा पुल्टा टू ईच अदर, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या एक दूसरे का उल्टा पुल्टा है। डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन ये है। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर। और कोई बताओ, सिर्फ एक स्टूडेंट को समझ में आ रहा है जी? आ रहा है, सर डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है एक बार समझा दीजिए। आ रहा है ना? देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का डिफिनेशन बताए हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब डिफरेंशिएशन का क्या है, ये उल्टा प्रोसेस है। तो वो हम बोले कि डिफरेंशिएशन एक आपका प्रोसेस है जिसमें हम लोग डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, और इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं या इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ पाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ पाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ पाएगा, नेटवर्क थ्योरी नहीं पढ़ पाएगा। देखिएगा ब्रांच पेपर कैसे वीक होता चला जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हमको आता सब था, लेकिन मेरा गलती था कि हमने मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा, और वो बच्चा का देखिएगा बाद में बहुत रोएगा, क्योंकि ब्रांच पेपर समझ में नहीं आएगा। जहां भी मैथमेटिक्स आएगा वो डिफिनेशन सिर्फ पढ़ के जाएगा। तो इसका देखिएगा यूज कैसे होता है ब्रांच पेपर में, कंट्रोल सिस्टम में कैसे इसका यूज करेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा डिप्लोमा बर्बाद कर देगा जी, अगर मैथमेटिक्स नहीं आता तो पूरा डिप्लोमा बीटेक खत्म, फिर इंजीनियरिंग छोड़ दीजिएगा कि हम अपना ओटेक पढ़ेंगे। ऐसा होता है बहुत लोग के साथ। रीजन क्या है कि पढ़ाई नहीं बच्चा कुछ ढंग से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नोटेशन। अब हम लोग इसको देखते हैं नोटेशन, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं नोटेशन। आप जो है किसी चीज का कोचिंग करते हैं चाहे ना करते हैं, चाहे क्लास 10th में, क्लास 12th में, डिप्लोमा में, एटलीस्ट मैथमेटिक्स का कोचिंग आप जरूर कीजिए। मैथमेटिक्स का कोचिंग जरूर कीजिए। मैथमेटिक्स पढ़ना जो है मस्ट है। अगर आप फिजिक्स का नहीं कर रहे, केमिस्ट्री का नहीं कर रहे, बायोलॉजी का नहीं कर रहे, डजंट मैटर, वो थ्योरी है, हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी भी देखते 2 क्लास 3 क्लास का भी बच्चा रहता है तो हम बोलते कम से कम एटलीस्ट मैथमेटिक्स का पढ़ो, ठीक है। तो नोटेशन जो है, जैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, तो सम को हम लोग इस टाइप से लिख दीजिए एस, ठीक है। नोटेशन में इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, तो हमने लिखा एस। ये हमारा हो गया ऊपर वाला एंड्स, और एक हो गया हमारा नीचे वाला एंड्स। हमने क्या किया, ऊपर वाला एंड और ये नीचे वाला एंड दोनों को ऐसे पकड़ के हमने क्या किया, खींच दिया। तो कोई आपका इस तरीके से आ जाएगा जी। अगर एस को इस तरीके से खींचेंगे तो हमारा इस टाइप से बनेगा कि नहीं, सांप की तरह कोबरा टाइप से बनेगा कि नहीं, कुछ इस टाइप से कोबरा टाइप से बनेगा ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये दोनों को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा जो है खींच दिया, तो हमारा इस टाइप से बन गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। ये जो सांप जो लंबा सा है इसको लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। और यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, सपोज हमारा फंक्शन है एफ एक्स, और यहाँ पे है डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे फंक्शन x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ पे अगर y है तो यहाँ भी y होगा, यहाँ पे अगर स्माइली है तो यहाँ भी स्माइली होगा। और इसको जब सॉल्व किया जाता है तो ये हमारा आता है एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो एफ एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। और dx का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सब आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया तो आपको एरिया ऑफ
डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आएगा, उसके बाद डिफरेंशियल समझ में आएगा, लैप्लास समझ में आएगा। ये जो है सब आपका एक दूसरे से लिंक है। तो हमने बताया नोटेशन में कि सर इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। और हमने क्या क्या ऊपर एंड्स और नीचे एंड्स दोनों को इस तरीके से हमने खींच दिया, तो ये हमारा इस टाइप से बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। और एफ एक्स यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। और ये dx है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो c है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर, बहुत गर्दा। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो इंटीग्रेशन जो होता है ये दो तरह का होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा उतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, इसको रेगुलर में हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है ये हमारा दो तरह का होता है। तो बता सकता है कौन कौन सा इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। और जो क्लास 12 पढ़ के आया है तो वो मत सोचना कि हमको सब आता है, क्योंकि आपने लैप्लास नहीं पढ़ा है, आपने फूरियर सीरीज नहीं पढ़ा है, आपने न्यूमेरिकल मेथड्स को नहीं पढ़ा है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो आप 12th में नहीं पढ़े। तो इंटीग्रेशन जो है आपका दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन जो है आपका दो तरह का होता है। एक आपका होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक आपका हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक आपका हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडेफिनिट या दोनों में इस तरीके से होता है साइन, ये भी जो है दोनों में इस तरीके से होता है साइन, ठीक है। सपोज यहाँ पे है x dx और यहाँ भी सपोज है x dx, ठीक है। अगर आपका लिमिट नहीं दिया है, नीचे वाला को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाला को बोलते हैं अपर लिमिट। अगर आपका लिमिट नहीं दिया है तो इसको बोलेंगे ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और सपोज यहाँ पे अगर लिमिट दिया है जैसे इस तरीके से, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कि लोअर लिमिट क्या है तो आप बोलिए सर लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट क्या है 3। तो इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारा दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इनडेफिनिट और डेफिनिट में बस इतना सा फर्क है कि इनडेफिनिट में आपका लिमिट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया जाता है, लेकिन डेफिनिट के केस में लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपका दिया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये सब इजी था, सभी कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। आप लोग कुछ बोलते हो मुझे पूरा क्लास को लगा बोरिंग करोगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार बताओ कम से कम एटलीस्ट। आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ सर, बहुत गर्दा पड़ा रहा है। बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अभी कहाँ पढ़ा बहुत है गर्दा पढ़ा रहे हैं सर। बहुत अभी सर, तो बहुत स्टार्ट गर्दा हुआ पड़ा है। है। कौन क्या बोल रहे हैं? बहुत गंदा पढ़ा रहे हैं। क्या बोले? बहुत गंदा गर्दा पढ़ा बोल रहे रहा हैं। है सर, गर्दा। ऐसे गंदा पढ़ा रहे हैं। अभी जो है अभी आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो जी, थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है, वो बेचारा कैसे पढ़ेगा? उसको हम कुछ भी पढ़ा देंगे उसको नहीं समझ में आएगा। तो रीजन आपका है कि आपका बेस जो है वीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो है हम पहले भी बताए हैं कि सर ये हमारा जो है क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हम लोग जो है पढ़े कि सर इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है ये हमारा क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। सपोज अगर हम बोलेंगे आपसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा? कितना होगा जी? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा हो गया
cos x, ठीक है। और अभी डिफिनेशन में पढ़े कि ये जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है, उल्टा पुल्टा है। अब हम लोग जो है अगर हम लोग सपोज cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, देखो sin x का sin डिफरेंशिएशन x cos plus x c और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये हमारा हो गया sin x प्लस c। और c लिखना है अगर वो आपका इंडेफिनिट हो, अगर आपका इंडेफिनिट हो तो c लिखना है, अगर डेफिनिट हो तो नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आएगा धीरे धीरे, आपको टेंशन नहीं लेना है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कितना होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया sec sec स्क्वायर square स्क्वायर x x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10x। अब यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, sec स्क्वायर x dx का, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 10x plus c 10x। तो ये हमारा हो गया 10x प्लस c। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिफिनेशन ही कहता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है, उल्टा पुल्टा है। तो इसीलिए जिसको डिफरेंशिएशन आएगा वही बना पाएगा इंटीग्रेशन, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा उसको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। अब जैसे सपोज हम लिख दिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिख दिए, तो ये कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा, सभी को पता है, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े, ठीक है। अब जो है अगर हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये हमारा हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सर डिफरेंशिएशन अगर साइन एक्स का कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा, ठीक है। cos x का अगर डिफरेंशिएशन माइनस sin x है तो sin x का माइनस cos x होगा, क्योंकि डिफिनेशन ही कहता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, ये क्या एक दूसरे का उल्टा पुल्टा है। डिफरेंशिएशन आएगा तो इंटीग्रेशन भी आएगा और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो ये वाला आप लोगों को समझ में आया जी, या ये वाला डिफिनेशन सभी को समझ में आया कि रिवर्स प्रोसेस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो एग्जांपल साइन, हाँ क्या बोल रहे हो, समझ आ गया कोई बच्चे कोई कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, हाँ सर किसी को दिक्कत, एक चीज याद रखना कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया है तो वहां पे अपने से लिख देना कैपिटल सी, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहेगा तो सी नहीं लिखना है। लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया है इसका मतलब वो हमारा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है इसका मतलब वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और वहां पे हम सी जो है नहीं लिखे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर चलो, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है जी? नहीं ऐसा तो नहीं है सर कि सर अभी एग्जाम खत्म हुआ था, अभी तो मॉल भी नहीं गए हैं घूमने और आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारा बच्चा जो एग्जाम के बाद 1 महीना तक सो जाता है, लगता है कितना बड़ा एग्जाम जो है पास किया है। बहुत सारा लोग को देखें एग्जाम पास किया 15 दिन तक मस्ती कर रहा है, एक दिन मस्ती होता है 2 दिन होता है, ज्यादा दिन मस्ती नहीं करना है, ठीक है। एक से 2 दिन ज्यादा मस्ती नहीं करनी। क्या बोल रहे लास्ट दिन मॉल चल गया सर लास्ट दिन सर मॉल चल गया। हाँ सर बोलिए। बोल रहे प्लस सी लास्ट में क्यों लिखते हैं सर? प्लस सी इसलिए लिखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इसका हम रीजन बताएंगे जब हम डेफिनिट पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका रीजन है कि हम लोग जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में सी लिखते हैं। अब यहाँ पे सी जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब डेफिनिट पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे वो सी नहीं लिखते, इसका रीजन हम जो है बताएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। अभी जो है एक फॉर्मूला होता है जिसे इसको पढ़ेंगे कैसे सभी को देखो, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन dx, कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन dx। तो इसका जो है कैसे होता है, यहाँ पे जो x टू द पावर n है ना, इसमें जो है +1 ऐड कर देना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो ये होगा x टू द पावर n +1 डिवाइडेड बाई
n+1 प्लस सी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो ये बादल के अंदर जो भी है तो आप लोग जो है याद कर लेंगे। ठीक है, ये बादल के अंदर जो भी फॉर्मूला लिखा आप लोग को याद कर लेना है। और आपको पता होगा कि सर यहाँ पे जो है n जो होगा ये हमारा नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, इंटीग्रेशन में इतना फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में इतना फॉर्मूला है कि कोई भी बच्चा उसको याद नहीं कर सकता। उसको आप ट्रिक से याद कीजिएगा तभी याद होगा, वरना रट्टा मारिएगा सोचिएगा कि ले लेंगे रट्टा मार देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और रट्टा अगर मार भी लेंगे तो आप क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक चीज याद रखिएगा। तो सपोज छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो यहाँ पे जो n है ना, n ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, n की जगह में कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपका 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, +1 ऐड कर देना है और नीचे में भी +1 ऐड कर देना है। जैसे हम अगर क्वेश्चन ये छोटा सा कि x² dx, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे x के पावर 2 है तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि +1 ऐड करना है। तो हम लिख सकते हैं कि सर x के पावर 2 + 1 और नीचे में भी बोलेंगे 2 + 1 प्लस c। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x के पावर 3 / 3 प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला से। यस फॉर्मूला से लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब जैसे हम बोले कि x के पावर हाफ, तो क्या करना है, +1 ऐड करना है सिंपल सा। तो हो जाएगा x के पावर हाफ +1 / हाफ +1 प्लस c। और इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर में 3/2, नीचे में हो जाएगा आपका 3/2 प्लस c। और इसको ऐसे लिखेंगे x के पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/3 प्लस c। कुछ नहीं करना है, बस क्या किए, +1 ऐड किए। जैसे ही +1 ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, नीचे में भी 3/2 होगा। और जब ये हमारा 3/2 है तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा 2/3, x के पावर 3/2 प्लस c। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे c क्या है, तो c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी बस आप लोग इतना याद रखिए कि इंडेफिनिट में लिखते हैं और डेफिनेट में नहीं लिखते हैं। इसका रीजन बताएंगे जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे डेमो क्लास दे रहा नहीं है तो वही चलो इंटीग्रेशन सब जिसको क्लास नहीं करना जी आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको क्लास नहीं करना वो लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर कोई जबरदस्ती सोच रहा है कि हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे तो आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ठीक है, इसका उपाय हम लगाएंगे बाद में। सर इसका पीडीएफ भेजिएगा ग्रुप में। हाँ, पीडीएफ इसका सेंड कर देंगे। जिसको क्लास नहीं करना है, ठीक है, वो आप लेफ्ट कर जाइए, आपका बेस्ट होगा। ठीक है, बीच में डिस्टरबेंस करोगे तो दिक्कत होगा, हम पहले बता रहे हैं। फिर मत बोलना कि सर आपने दिक्कत किया है। आप 6 सेमेस्टर में भी होगे, थर्ड में हो, कितना भी बड़ा रंगबाज क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पहले बता रहे हैं। इसलिए खुद से लेफ्ट कर देना, कोई भी कॉलेज का हो। ऐसे कोई मत सोच लेना कि हम कॉलेज में तो मेरा सब चलता है, कॉलेज में सब मुझसे डरता है, तो ऐसा कोई मत सोच लेना। 4th सेमेस्टर में भी अगर कोई बच्चा होगा या बीटेक अगर लेटरल में एडमिशन लिया होगा, तो अगर नहीं पढ़ना है तो लेफ्ट कर जाओ। बीच में अगर कोई अननेसेसरी बोलेगा, ठीक है, और अगर हमको पता चल गया तो फिर आपको पता नहीं कि मेरा सोर्स किधर किधर से है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और ऐसा कोई मत सोचना कि हम पता नहीं कर पाएंगे कि आप कौन सा कॉलेज से हो। ठीक है, फिर बाद में दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम पहले बता रहे हैं, नहीं पढ़ना है तो आप लेफ्ट कर जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपका भी बेस्ट होगा, मेरा भी बेस्ट होगा। नहीं तो कहाँ कहाँ नुकसान होगा उसका पता चल जाएगा फिर। ठीक है,
तो हम लोग जो है इसी फॉर्म इसका जो है पीडीएफ सेंड करेंगे, ठीक है, इसका पीडीएफ सेंड करेंगे। अभी हम इसका और देखते हैं क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डीएक्स, ठीक है, रूट एक्स डीएक्स दिख रहा है कि नहीं बोर्ड? अच्छा दिख रहा है। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स के पावर हाफ, ठीक है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स के पावर में हाफ। अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? एक्स के पावर में हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन प्लस सी, ऐसे होगा ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स के पावर में 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 प्लस सी, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपका एमसीक्यू में आता है। अब जैसे सपोज यहाँ पे इस तरीके से ये वाला कितना होगा? एग्जाम्पल बना के बताओ तो कितना होगा ये वाला? कितना होगा? चलो इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट कर देते हैं। ये हमारा होगा x के पावर में 1/3 dx, ठीक है। चलो आप सॉल्व करके बताओ कितना होगा। प्लस वन ऐड कीजिए ऊपर में, नीचे में भी प्लस वन ऐड कीजिए, कितना होगा? कितना होगा जी? सर 3/4 इंटू एक्स पावर 4/3 इंटू प्लस सी। कुछ नहीं करना, प्लस वन जो है आपको ऐड कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, प्लस वन ऐड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 प्लस सी। अभी बेसिक चल रहा है जी, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, अभी जो है जस्ट इसका जो है बेसिक पढ़ा है, ठीक है। इसका कोई बताओ, सपोज इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका बताओ क्या होगा? 1 है? क्या होगा? में भी 1 हो सकता है। मे बी 1 1 प्लस सी, एक्स एक्स होगा सर। 1 एक्स 1 प्लस सी। 1 प्लस सी। याद रखना कि सर यहाँ पे तो कुछ फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पे कुछ फंक्शन है ही नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सर यहाँ पे x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर में 0 dx लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है x है तो यहाँ भी x होगा। अब वो वाला फॉर्मूला में आ गया, प्लस वन ऐड करो, प्लस वन ऐड करेंगे क्या होगा? 0 + 1, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा? x प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ dx का कितना होगा? x प्लस सी होगा, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में? dx वाला फिर से बता दीजिए ना। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ये सर, ठीक है, हाँ x टू द पावर 0 1 भी होता ना सर, लिख सकते हैं ना सर 1 x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 1 होता है, इसीलिए तो हम लिखे हैं। अगर हम इसको नहीं, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे x के पावर में 0 तो इसका मतलब 1, तो 1 into dx। तो चूंकि यहाँ पे x था तो हम इसको x के पावर में 0 लिखे। x के पावर में 0 क्यों लिखे? क्योंकि हम जो है x टू द पावर n वाला फॉर्मूला में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 प्लस सी कर दिए, तो इसका हो गया x प्लस सी। तो सर एक्स और मशीन में जो ही बैठा सकती है कोई और नंबर? अरे सपोज अगर हम यहाँ पे मान के चलो हम 1 बैठा दिए सर, तो ये अलग ना हो जाएगा जी, ये तो अलग हो जाएगा। हम 0 इसलिए रखा है क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू हमारा 1 होगा, और 1 into dx हमारा कितना होता है? dx होता है, तो दोनों आपका क्या है? सेम है, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। सर जैसे dx है ना सर, वहाँ पे फिर x अपने मन से कैसे ला दिए? यहाँ पे x अपने मन से कैसे ला दिए? यस सर। 0 इज इक्वल टू 1 होता है इसीलिए। अरे नहीं समझ लो, जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हम dx है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और सभी को पता है कि कोई भी इंटीग्रेशन में एक हमारा क्या होता है? इंटीग्रांड होता है, सभी को पता है कि नहीं?
एक हमारा क्या होता है, एक हमारा इंटीग्रांड होता है, अभी हम बताएं, एक हमारा फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं x होगा, ये हमको पता है, सर यहाँ पे तो x होगा ही होगा, जब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होगा। अब अगर मान के चलो हम अगर x लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन अगर x की पावर में 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन में, क्योंकि x की पावर 0 होता है 1, तो 1 into dx हमारा होता है dx। आया कि नहीं समझ में? ऐसे क्वेश्चन को दिया जाए या यही क्वेश्चन को हमारा ऐसे दिया जाए तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा x प्लस सी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 by x स्क्वायर dx, इस तरीके से। ठीक है, तो x स्क्वायर को ऊपर ले आइए, x स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर में -2 dx। अब फॉर्मूला लगाइए x टू द पावर n वाला, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि पावर में +1 ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए x की पावर में -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c। ठीक है, और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर में -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/x प्लस c। ठीक है, ये सब छोटा छोटा इंटीग्रेशन हमारा बेसिक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको हम अच्छे से बताएंगे रेगुलर क्लास में, एक एक पॉइंट। ठीक है, डेमो में बताना पॉसिबल नहीं है एक चीज, क्योंकि कोई भी कुछ भी डिस्टर्बेंस कर देता है, और कोई भी जो है किसी को हमको पता भी नहीं है कौन क्या बोल रहा है, बार बार डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक बेसिक हमारा जो है क्वेश्चन है। अब जैसे सपोज इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इस तरीके से, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले x टू द पावर n वाला फॉर्मूला में लाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर में -3 dx। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला मान लिया, -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस c। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा x की पावर में -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन है। हाँ, सर वहाँ पर तो क्या x टू द पावर 1/3, सर वहाँ पर तो अच्छा, x टू द पावर 1/3। यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, अब सही है। अब क्या बोल रहे हो, सर वहाँ क्वेश्चन में तो x टू द पावर 1/3 है ना, 1/x³ थोड़े। 1/x³ है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? सर वो नहीं बोल रहा है, जैसे मतलब पावर में अपोन दिए ना सर, पूरा में अपोन नहीं दिए हैं, तो वो तो लग रहा है x और पावर 1/3 है। अरे मतलब ये जो है तो सही है। हाँ यस सर। ठीक है, सर तो ये वो जो है इसे बताइए ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब +1 ऐड कर दिए, +1 ऐड कर दिए। अभी जब हम पढ़ाएंगे ना इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 90% स्टूडेंट को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री आता नहीं, डिफरेंशिएशन आएगा नहीं। इंटीग्रेशन आसान है, बशर्ते जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन मतलब जो डिफरेंशिएशन जानता है, ट्रिग्नोमेट्री जानता है, लिमिट जानता है, वो पढ़ेगा। और जो नहीं जानता है वो लाख कोशिश कर लो, उनसे कुछ नहीं होगा जब तक वो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था जी? यस सर। सर ठीक है, तो चलो आज का क्लास को यही पे रखते हैं, ज्यादा पढ़ा देंगे तो वो टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, लास्ट स्टेप समझा दीजिए ना। लास्ट स्टेप में देखो -3 है, तो क्या किया, -3 + 1, यहाँ पे किया -3 + 1, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 होगा। यहाँ पे -3 + 1 कितना होगा, -2 + c। अब जैसे यहाँ पे सपोज x की पावर में -2 है, तो इसको नीचे नहीं लिख सकते हैं कि x 1/x² लिख सकते हैं कि नहीं? अब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा,
और नीचे जाएंगे तो प्लस होगा, तो वही वाला x के पावर -2 जो है लिख दिए नीचे में, इसलिए आगे हमारा पॉजिटिव। ठीक है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर क्वेश्चन पॉइंट में भी पूछा जा सकता है क्या? क्या क्वेश्चन पॉइंट मतलब? पॉइंट में नहीं, इसमें पॉइंट वगैरह नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल मेथड्स में पूछता है। पॉइंट जो पूछता है वो न्यूमेरिकल मेथड्स में पूछता है। ठीक है, जो पॉइंट पूछेगा न्यूमेरिकल मेथड्स में पूछेगा, यहाँ पे नहीं पूछेगा। ये तो हमारा बेसिक इंटीग्रेशन है। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला सीखे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इतना क्वेश्चन बन जा रहा है। अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप लोग जो है इतना रिवाइज करके रखना, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बोलने का कोशिश करना। आप लोग चुपचाप रहते तो हमको पढ़ाने में मजा भी नहीं आता है, क्योंकि स्टार्टिंग से यार मेरा मतलब 3 क्लास की तीसरा क्लास चल रहा है। ठीक है, तो पढ़ाने तो एटलीस्ट आप लोग जो है बोला कीजिए। और इतना बता देते हैं, आप लोग सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का मेरा वीडियो देखें, अगर कोई थर्ड सेमेस्टर का मेरे से अगर मैथमेटिक्स नहीं समझ में आया, तब फिर वो किसी से नहीं समझ पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन पढ़ लेगा, रट लेगा, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ब्रांच पेपर में आएगा वो बच्चा छोड़ देगा, क्योंकि ये सब का यूज है आगे आपको पता चलेगा। जब ब्रांच पेपर स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे फोरियर सीरीज का यूज है, लैप्लास का यूज है, आपका बीटेक में यूज है। तो आप लोग जो है अभी से पढ़ लीजिए, आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, केवल सेमेस्टर के लिए ना पढ़े, वरना दिक्कत होगा आपका, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लासेस को ऑफ करते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर, थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है, ऑफ कर